आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इन्होंने बोला है रिसेशन आ गया है। रिसेशन का इन्होंने ऐलान कर दिया है। एक मिनट जरा रुकिए। फोन को मैंने साइलेंट कर दिया है। फिलहाल हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स, आप इसको जरूर अवेल करें, ठीक है। और ज़बरदस्त आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बोला है कि सुनो, अगले हफ्ते से हम अपना फोरकास्ट 2.9% से डाउनग्रेड करने वाले हैं। अब देखिए, इससे पहले 3.2% था। लगातार तीसरी बार, थर्ड टाइम जो है वो IMF ने अपनी ग्रोथ घटाई है। अमेरिका में ऑलरेडी टेक्निकल रिसेशन आ गया है, यूके भी रिसेशन के मुहाने पे, क्योंकि उनके भी 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो लगातार ये जो ग्रोथ रेट है IMF घटाता जा रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो है, उन्होंने बोला है कि रिसेशन का रिस्क जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, हम इनके वर्ड्स पे ध्यान देंगे। इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये लगातार डार्क होती जा रही है, यानी कि पैसे का फ्लो कहीं ना कहीं रुक सा गया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 सबसे बड़ा विलन, कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड अपना काम करके चला गया। इधर कोविड था, रशिया ने मानी नहीं, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से लगातार चीजें खराब होती जा रही है। और क्या बोला है, ऐलान है ये। IMF ने सीधा बोल दिया है, पहली बार उन्होंने खुल के ये बोल दिया है कि हाँ भैया, रिसेशन जो है वो आके ही रहेगा, आ गया है इनफैक्ट। अब इन्होंने कहा कि हम फंडामेंटल शिफ्ट ग्लोबल इकोनॉमी में देख रहे हैं। फंडामेंटल शिफ्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा लिबरल थी, हर देश एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते थे, लेकिन अब वो टूटता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ जो अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक वोलेटिलिटी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशंस, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये भी बढ़ता जा रहा है, मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे चाइना में जो क्लाइमेट चेंज आया है, वहां पे सालों का, वहां पे बहुत, मतलब इतने सालों में पहली बार इतना बड़ा सूखा पड़ा है। वहां पे भी रिसेशन, बैंकिंग क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस वहां पे खड़ी हो गई है, रियल एस्टेट क्राइसिस खड़ी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों की वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। चाइना की बैंड बजी हुई है, और चाइना ने और सबकी भी बैंड बजा रखी है। जॉब, इन्फ्लेशन, कोविड-19, ऊपर से वॉर की वजह से ये लगातार बढ़ गया है। हमने क्रेडिट स्विस क्राइसिस के बारे में बात की थी, जो कि सबसे बड़ा बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है स्विट्जरलैंड का, वो भी डूबने के कगार पे है। लेमन ब्रदर्स जब डूबा था तब भी IMF ने कुछ ऐसा ही बोला था। IMF ने कहा था कि ग्रोथ इतनी, देखिए जाहिर सी बात है कि IMF ऐसे डायरेक्टली तो बोल नहीं देगा कि रिसेशन आ गया है या हम बर्बाद होने वाले हैं। तब तो तुरंत स्टॉक मार्केट का भत्ता बैठ जाएगा, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। बोला है कि हाँ हम इंप्रूव करेंगे, लेकिन वही चीज है कि लो इंटरेस्ट रेट्स और लो इन्फ्लेशन, पहले ये होता था लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। डेफिनेटली उल्टा तो होता ही है जब भी हमको रिसेशन को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, तो चीजें हम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जितनी भी है ना, यूरोप, चाइना और अमेरिका जो है, वो इस समय दे आर स्लोइंग डाउन, और ये किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी फेड ने लगातार वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। पहले अमेरिका में पैसा छपता था, खूब पैसा छप रहा था, तो भारत में वो आ रहा था फंडिंग खूब। 2019-20, 18-19, 20-21, ये 4 साल गोल्डन ईयर थे भारत के स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन अब फंडिंग ड्राइड अप है, कहीं पे भी फंडिंग नहीं मिल रही है। बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स थे, बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स थे, जो यूनिकॉर्न बन के बैठे हुए हैं, उनको तक फंडिंग नहीं मिल रही है। अगर आपको फंडिंग मिल रही है तो आप उन चंद लकी लोगों में से एक है जो कमाल है, कमाल की बात कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फंडिंग किसी को भी नहीं मिल रही है, क्योंकि अमेरिका, और आपको पता ही है कि अमेरिका से पूरी दुनिया जो है वो एसोसिएटेड है। यूरोप की आपको पता ही हाल क्या, इटली की आपकी हाल, इटली है, आपका यूके है। यूके में तो सबसे बड़ी दिक्कत आई है ना, एक तो यूरोपियन यूनियन से ही अलग हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आपका वहां पे अभी जो पॉलिसी है लिस्ट ट्रस्ट की, वो भी एकदम बैकफायर कर गई, फेल हो गई है। डॉलर इज इक्वल टू यूरो, ये पाउंड स्टर्लिंग
और बाकी यूरोप में भी यूक्रेन और रशिया की वजह से भाई एक बहुत बड़ी क्राइसिस, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो मुश्किलात जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, है ना, ये चीज है। अब वही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो जो एक्सपोर्ट्स है उसकी भी दिक्कतें आ रही हैं और प्राइस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यूक्रेन वॉर, अब देखिए यूक्रेन वॉर भी ये लोग डिस्कस करेंगे, इसकी वजह से भी अभी एनुअल मीटिंग्स होंगी तो यूक्रेन वॉर पे ही चर्चा होगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ने लगभग सब चीज़ों के प्राइस बढ़ा दिए हैं, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो मतलब फ्यूल हो, तो हर एक चीज़ के प्राइजेज जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये भी दिक्कत है। तो अगर ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता तो कंडीशन फिर भी काफ़ी बेटर होती, लेकिन क्योंकि ये चल रहा है तो कंडीशन बेटर है नहीं। अब बड़ी बात यह है कि यही जो कंट्री है, जो IMF एस्टिमेट दैट कंट्री अकाउंटिंग फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड विल एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस, तो ये बड़ी बात है। साथ ही साथ ये बोला है कि जो ग्रोथ है पॉजिटिव है, मान लीजिए अगर ग्रोथ पॉजिटिव भी होगी तब भी रिसेशन जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि रियल इनकम्स है, यानी कि लोगों की एक्चुअल में जो आय है ना वो लगातार घटती जा रही है। मतलब एक तरीके से मिसमैच है, लोगों का पास पैसा कम होता जा रहा है, जॉब कट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा कितनी कंपनी जो है खुद ही उनके पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं आ रहा तो वो जॉब से निकाल रही है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है, जो कमोडिटीज हैं, उनके दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर IMF ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ग्लोबल आउटपुट है वो $4 ट्रिलियन से श्रिंक होगा 2026 तक। ये एक तरीके से जितनी जर्मन इकोनॉमी का साइज है उतना है, हम भी 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, है ना, तो आप देख ही सकते हो, तो भारत के जितना है, जर्मनी के जितना है, तो इतना बड़ा जो मतलब आप समझो कि इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, वो श्रिंक हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा, लेकिन एक चीज है, रिसेशन से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो है सो है, हम इन चीजों पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देश जो है वो अपने स्तर पे कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर रशिया यूक्रेन का वॉर रुक जाए, जिसके अब आसार है ही नहीं, वो चलेगा ही चलेगा, वो चलता रहेगा, और अब तो न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं भैया, रशिया यूक्रेन दोनों ही न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये वॉर रुक जाता है तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। साथ ही साथ यहां पे ये भी बोला है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको अपोज कर रहे हैं या बेंच पे बैठे हुए हैं यूक्रेन के इन्वेजन के बाद, वो बहुत गड़बड़ यही है। मतलब एक तरीके से सभी को यहां पे बोल रहे हैं, बात यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हुई है तो वो गरीब लोगों को हुई है, पुअर, जो सबसे गरीब है ना उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हीं की इनकम जो है उस पर लात मारी गई है। तो हम बिल्कुल भी नहीं ये देख सकते कि दुनिया बट जाए, बात यही है, रशिया यूक्रेन, एक रशिया को सपोर्ट कर रहा है, एक यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो दुनिया बटी हुई है। तो इस समय, इतने टफ समय में हम दुनिया को, हम ग्लोबल डिविजन जो हैं वो नहीं देख सकते, दुनिया को साथ में आना पड़ेगा। If we go to a point where we cut off parts of the world from each other, it will be the poor in rich countries and it will be the poor in poor countries that will be the brunt। और आपको पता ही है कि पुअर जो है वो किसी भी देश के आधा है, यानी कि गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, अमीरों की तो कम है। तो कोई भी देश हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबसे ज्यादा अगर किसी पे दिक्कत होगी तो वो गरीबों पे ही होगी, ठीक है। बाकी पे अनसर्टेनिटी की बात की है। अब भारत का क्या होगा, यहां पे इंडिया, भारत का क्या होगा। देखिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ रेट अच्छी है, इंडिया की ग्रोथ ठीक हो रही है। अगर आप कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया के लिए तो भारत में क्या मुसीबत आने वाली है। देखिए भारत में मुसीबत तो आएगी अगर रिसेशन आ रहा है, अभी तो देखिए रिसेशन आ ही गया है, बहुत सारे देशों में है, तो वो आपको देखने को भी मिल रहा है, प्राइसेस जो है वो आसमान छू रहे हैं, ठीक है। और दिक्कतें तो यहां पे भी है, जॉब कट्स आपको भारत में भी देखने को मिल रहे हैं, जॉब लॉसेस आपको भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यह भी बिल्कुल सही बात है कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज भारत बच जाएगा, क्योंकि लगातार भारत में, क्योंकि भारत का एक तो मार्केट बहुत बड़ा है, और भारत का मार्केट बड़ा होने के बाद क्या है कि जो हमारी पॉलिसीज है, आरबीआई ने जो पॉलिसी अख्तियार की वो भी ठीक है, लेकिन वहां पे भी रेपो रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। रेपो रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर स्टॉक मार्केट में भी अब बहुत ज्यादा तेजी नहीं देख रहे हैं, फिर ऐसे इवेंट्स की वजह से लोग अपना पैसा अब डाल भी नहीं रहे भारत इकोनॉमी में, तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन फिर भी भारत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, ठीक है। इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, भारत स्टिल जो है वो ग्रो कर रहा है ना। तो ये चीज है। बाकी आप देख सकते हैं कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी, अब हर देश, जितने भी देश हैं उनको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा,
है ना, और एक दुनिया की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इफ ही डजंट टाइटन इनफ इन्फ्लेशन में बी डी एंकर, वही है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना जो है वो जरूरी है, लेकिन अब वही है कि बहुत ज्यादा टाइट करोगे तो प्रॉब्लम, और बहुत ज्यादा उसको खुला छोड़ दोगे तो भी प्रॉब्लम। तो आपको कहीं ना कहीं मिडिल पाथ जो है वो अख्तियार करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आया है यहाँ पे आईएमएफ की तरफ से। तो अगर आप इन बिटवीन देखो, इनके वर्ड्स को डिकोड करो तो रिसेशन आ गया है ना। तो ये चीज, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।